नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी के किए बड़े ऐलान की, पीएम मोदी के 25 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड की, और आज हम बात करेंगे दिल्ली के पीएम आवास से लेकर पटना के राजभवन तक हुए उग्र प्रदर्शन की, और साथ ही आज हम बात करेंगे इंदौर के बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फरमान सुनाया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पेपर लीक मामले की त्वरित सुनवाई के लिए 4 राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत को तैयार, चर्चा से ही निकलेगा समाधान, बोले राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। सिक्किम टनल हादसे में 22 शव बरामद, 3 की तलाश जारी। सोनम रघुवंशी को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत। युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। छात्रों के संघर्ष को मिला अन्ना हजारे का साथ, आंदोलन में हुए शामिल। गोरखपुर को मिली विकास की सौगात, सीएम योगी ने किया 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण। अमृतसर में ड्रग्स हथियार तस्करों पर कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, 6 पिस्तौल बरामद। सोने चांदी के भाव में आई भारी गिरावट, 1,44,470 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन आई गिरावट, सेंसेक्स 340 अंक टूटा, निफ्टी 23,900 के नीचे बंद। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर खबर अब तक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। देश की सियासत और शिक्षा व्यवस्था में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसकी तपिश सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक साफ महसूस की जा सकती है। एक तरफ लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य, उनकी दिन रात की मेहनत और आंखों के सपने हैं, तो दूसरी तरफ पेपर लीक का वो दीमक जिसने पूरे सिस्टम की जड़ों को हिला कर रख दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और लीक के दावों ने ऐसा बवंडर खड़ा किया है कि अब बात सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये देश के युवाओं के स्वाभिमान और हक की लड़ाई बन चुकी है। वहीं दिल्ली की सड़कों पर उतरे छात्रों का आक्रोश, पुलिस की लाठियों की गूंज और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौन तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी परीक्षा माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को आनन फानन में सलाखों के पीछे भेजने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी का ये ऐलान छात्रों का गुस्सा शांत कर पाएगा? तो आपको बता दें, बिल्कुल नहीं। दरअसल पीएम के इस दावे के आते ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की पूरी तरह घेराबंदी कर दी है और इसे खोखली बात करार दे दिया है। तो चलिए आज इस पूरे महासंग्राम के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं कि आखिर संसद से लेकर सड़क तक क्या क्या तबाही मची है। देश भर में जारी छात्रों के हिंसक प्रदर्शन और बढ़ते सियासी दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आकर एक बहुत बड़ा और सख्त बयान जारी किया। पीएम ने 5 बड़े संदेश दिए। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाई जाएगी। ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारीकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीएम मोदी का बयान आने के महज कुछ ही मिनटों बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दावों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान किसी और से नहीं बल्कि खुद इस सरकार ने पहुंचाया है। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने देश की पूरी एजुकेशन सिस्टम पर परीक्षा माफियाओं
और अपने चहेतों का कब्जा होने दिया है, इसे पूरी तरह सड़ने दिया है और इसके जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया है। वहीं राहुल ने छात्रों की तरफ से सरकार के सामने 3 सीधी शर्तें रखी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए। सरकार और प्रशासन देश के सभी पीड़ित छात्रों से बिना शर्त माफी मांगे। प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज और हिंसा करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन हो। आपको बता दें, बात सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं रुकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका ने कहा कि ये टीवी पर बयानबाजी का नहीं बल्कि असली नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। उधर राज्यसभा में माहौल तब और गर्मा गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयान को सीधा भड़काऊ और खोखला करार दे दिया। खड़गे ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक विपक्ष सरकार से किसी भी टेबल टॉक के लिए तैयार नहीं है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए। वहीं एक तरफ विपक्ष का तीखा हमला था तो दूसरी तरफ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया। जी हां, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय देश के करोड़ों मेहनती छात्रों के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। इससे परीक्षा माफियों पर लगाम लगेगी और सरकारी परीक्षाओं की पारदर्शिता वापस लौटेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से हर परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित होगा। अब मेहनत करने वाले बच्चों के अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने साफ किया कि मोदी सरकार में युवाओं के भविष्य से समझौता जीरो टॉलरेंस नीति पर चलेगा। वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि यह फैसला उन माफियों के मुंह पर तमाचा है जो युवाओं के सपनों पर सौदा करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी और सीआर पाटिल ने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने इससे पहले पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू करके ऐतिहासिक कदम उठाया था और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उस कानून को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करेंगे। फिलहाल दिल्ली समेत देश के अलग अलग कोनों में माहौल पूरी तरफ से तनावपूर्ण बना हुआ है। छात्र संगठन और लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर डटे हुए हैं। एक तरफ जहां सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े कानूनों के जरिए पेपर लीक का नामो निशान मिटा देगी, वहीं छात्र और पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि जब तक शीर्ष नेतृत्व पर जवाबदेही तय नहीं होती और बड़े चेहरों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। आपको बता दें, सीबीआई पहले ही पटना, गोधरा, हजारीबाग और राजस्थान समेत कई जगह से दर्जनों साल्वर गैंग के मास्टरमाइंड्स और बिचौलियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर परीक्षा की पवित्रता में कोई भी कमी आई है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। दूसरी तरफ बजट सत्र के दौरान भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों को ठप्प कराने की रणनीति बना रहा है। विपक्ष की एकमात्र मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और नीट परीक्षा के पूरे ढर्रे को बदलना है। कुल मिलाकर नीट यूजी पेपर लीक का ये मामला अब सिर्फ एक परीक्षा में गड़बड़ी का केस नहीं रहा, बल्कि ये देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और उनकी मेहनत, भारत के लोकतंत्र की साख का सीधा सवाल बन चुका है। एक तरफ पीएम मोदी का फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला मास्टर स्ट्रोक है तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पुलिस बर्बरता पर जवाब मांगता एकजुट विपक्ष और सड़कों पर डटा युवा। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार के इस कदम से छात्रों का
टूट चुका भरोसा वापस जुड़ पाएगा या फिर संसद से लेकर सड़क तक उठ रहा ये सियासी तूफान सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ सवाल ऐसे हैं जो सरकार की साख, नियत और उनके फैसले लेने की ताकत को सीधे चुनौती देते हैं। इस वक्त देश में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या नीट पेपर लीक विवाद बीच विपक्ष के जोरदार हंगामे और प्रदर्शन के आगे झुकते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 25 सालों के बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड को कामयाब रखते हुए इस बार भी इस्तीफा न देने की नीति पर अड़े रहेंगे। विपक्ष और छात्र लगातार शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं, लेकिन मोदी राज की क्रोनोलॉजी कुछ और ही बयां करती है। जी हां, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 साल से देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाल रहे नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा कायदा यही रहा है कि प्रदर्शन ही पहला और आखिरी पैमाना है। आंदोलनों और विपक्ष के हल्ले गुल्ले के दबाव में आकर मंत्रियों की बलि देना पीएम मोदी की डिक्शनरी में कभी रहा ही नहीं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे सत्ता के गलियारों का वो कच्चा चिट्ठा जो बताता है कि कब कब मोदी राज में इस्तीफे हुए और कैसे मनमोहन सिंह के दौर में घोटालों और इस्तीफों की पूरी झड़ी लग गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि वह बाहरी दबाव या मीडिया ट्रायल से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक रिपोर्ट कार्ड और कानूनी मजबूरियों के आधार पर फैसले लेते हैं। हालांकि अपने 25 साल के लंबे प्रशासनिक सफर में कुछ ऐसे मोड़ जरूर आए जब मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री काल के वो 2 बड़े इस्तीफे। पहला मार्च 2009 में माया कोडानी का इस्तीफा, 2002 के नरोदा पाटिया दंग मामले में जब गुजरात हाईकोर्ट ने तत्कालीन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री माया कोडानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि सालों लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। दूसरा, जुलाई 2010 में अमित शाह का इस्तीफा। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और गिरफ्तारी का संकट मंडराया, तब गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने पद से इस्तीफा दिया था। खुद तत्कालीन सीएम मोदी ने दिल्ली में उनके इस्तीफे का ऐलान किया था। कानूनी लड़ाई जीतने और क्लीन चिट मिलने के बाद अमित शाह सबसे पहले भगवान सोमनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री काल में मोदी सरकार ने कभी विपक्ष के जन आंदोलनों के आगे घुटने टेक कर इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन नीतिगत फैसले, आंतरिक प्रदर्शन और चुनावी समीकरणों के तहत कई बड़े नाम जरूर हटाए गए। जैसे अक्टूबर 2018 में आरोपों के बाद विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर को पद छोड़ना पड़ा। सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के विरोध के बीच हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कैबिनेट फेरबदल में डॉक्टर हर्षवर्धन समेत 12 मंत्रियों की छुट्टी हुई। 2021 में आईटी नियम विवाद के बीच रविशंकर प्रसाद को पद से हटाया गया। 2021 में स्वास्थ्य कारणों और नई शिक्षा नीति के बीच रमेश पोखरियाल निशंक की जगह नया मंत्री बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मोदी सरकार के 12 सालों की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 सालों के यूपीए शासनकाल से करें तो दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। जी हां, यूपीए 2 के दौरान भ्रष्टाचार, घोटालों और जांच एजेंसियों की गाज के चलते मनमोहन कैबिनेट ताश के पत्तों की तरह ढहती दिखी थी। घोटालों की आंधी और इस्तीफों की बरसात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जैसे 2010 में 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपों और राजनीतिक दबाव के बाद ए राजा को दूरसंचार मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सुरेश कलमाणी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई।
2013 में कोयला आवंटन मामले में सीबीआई रिपोर्ट के विवाद के बाद अश्विनी कुमार को कानूनी मंत्री पद छोड़ना पड़ा। 2013 में रेलवे रिश्वत मामले में पवन कुमार बंसल को रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा 2010 में शशि थरूर पर आईपीएल विवाद, 2011 में दयानिधि मारन पर 2G मामले में आरोप, 2006 में शिबू सोरेन पर आपराधिक मामले में विवाद, 2012 में एफडीआई विवाद पर मुकुल राय समेत टीएमसी के 6 मंत्रियों ने सरकार छोड़ी। आपको बता दें, यूपीए 2 के दौरान में ही 2011 में अन्ना हजारे का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा हुआ, जिसने जनता की मांग को लेकर संसद से सड़क तक भूचाल ला दिया था। आखिरकार यही घोटाला 2014 में कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। वहीं अब लौटते हैं आज के सबसे गर्मा गर्म मुद्दे पर कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। तो आपको बता दें, संसद के भीतर और बाहर भले ही कांग्रेस और विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हों, लेकिन लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जैसे आंदोलनकारी भी इस मुद्दे पर बहुत सोच समझकर रुख अपना रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कोई आम नेता नहीं, बल्कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन चुनिंदा 7 खास मंत्रियों में शामिल हैं जो 2014 में सरकार बनने के पहले दिन से लेकर आज तक लगातार कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेहद मजबूत पृष्ठभूमि से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसेमंद संकट मोचों में गिने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के जीवन का सबसे रोचक तथ्य ये है कि जब वे भारतीय जनता पार्टी के युवा छात्र नेता हुआ करते थे, तब वे पहली बार राष्ट्रीय सुर्खियों में भी तब आए थे जब उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में पेपर लीक के खिलाफ एक बहुत बड़े छात्र आंदोलन की अगुवाई की थी। वही धर्मेंद्र प्रधान ने 2021 के जुलाई महीने में ही देश के शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज इसी जुलाई के महीने में उनके इस्तीफे को लेकर पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं सरकार के अंदरूनी सूत्रों और शीर्ष नेतृत्व के रुख से ये साफ जाहिर होता है कि पीएम मोदी अपने किसी भी मंत्री का इस्तीफा विपक्ष के दबाव में आकर तो बिल्कुल नहीं लेने वाले। सरकार का साफ कहना है कि जब उन्होंने खुद पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने और सख्त कानून लागू करने का ऐतिहासिक फैसला ले ही लिया है, तो किसी मंत्री की बलि देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखा जाए तो इतिहास इस बात का गवाह है कि मनमोहन सिंह का दौर दबाव और इस्तीफों का दौर था, जहां विपक्ष का जरा सा हमला मंत्री की कुर्सी छीन लेता था, लेकिन नरेंद्र मोदी का दौर कड़े फैसले और सख्त सिस्टम का दौर है, जहां राजनीति का फैसला सड़कों के शोर से नहीं बल्कि प्रशासनिक कटौती पर होता है, माफ करिएगा कसौटी पर होता है। धर्मेंद्र प्रधान के मामले में सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि वे बैकफुट पर खेलने के बजाय सीधे फ्रंट फुट पर आकर फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे स्ट्रोक से पेपर माफियों को मिटाएंगे। अब देखना यह है कि विपक्ष का ये सियासी चक्रव्यूह मोदी के इस अवैध किले को भेद पाता है या फिर हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी अपने फैसले पर अडिग रहकर बाजी मार लेते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। देश की सियासत में इस वक्त ऐसा तूफान उठा है जिसकी गूंज संसद की दीवारों से लेकर देश की सड़कों तक सुनाई दे रही है। एक परीक्षा का विवाद अब सिर्फ छात्रों की नाराजगी तक सीमित नहीं, बल्कि ये मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच सबसे बड़े राजनीतिक टकराव में बदलता नजर आ रहा है। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर से सुलगी ये चिंगारी अब ज्वाला बनकर पूरे देश में फैल चुकी है। मंगलवार को जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता सीधे प्रधानमंत्री आवास घेरने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर क्या था? इस बार एक कार्रवाई ने पूरे देश के सियासी बारूद में आग लगा दी। इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें देखकर पूरा देश सन्न है। पटना में गोलियों की रफ्तार से पत्थर चले, हैदराबाद में लाठियां चटकी, रायपुर में वाटर कैनन से बौछार हुई और मुंबई में पुलिस ने आंदोलन दबाने के लिए डिजिटल हंटर चला दिया। आइए आपको बताते हैं देश की कोने कोने में मचे इस गदर और महासंग्राम की एक एक रिपोर्ट।
दरअसल इस महासंग्राम का मुख्य केंद्र दिल्ली की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन यानी प्रधानमंत्री आवास बना। जंतर मंतर पर डटे छात्रों को समर्थन देने और सरकार को घेरने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अचानक पीएम आवास के बाहर धरना देने पहुंच गए। विपक्ष का आरोप था कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार चुप बैठी है और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता हो रही है। माहौल बिगड़ता देख दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत बड़े तमाम नेताओं को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक इस खबर ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं में उबाल पैदा कर दिया था। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे सस्ता पब्लिसिटी स्टंट और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। लेकिन देखते ही देखते ये विवाद पूरे देश में फैल गया और देश के अलग अलग राज्यों से छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगीं। देश में सबसे खौफनाक और हिंसक तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सामने आईं। यहाँ छात्र संगठनों ने गांधी मैदान से राजभवन तक विशाल मार्च निकाला। छात्र जब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर उग्र हो गए और उस पर चढ़ गए। माहौल इतना बिगड़ा कि पुलिस को हटाने के लिए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियों को मैदान में उतारना पड़ा। वहीं उग्र भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और राजभवन की तरफ बढ़ गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे भारतीय जनता पार्टी नेताओं की गाड़ियों पर हमला किया गया, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यहां तक कि पटना आईजी की स्कॉट गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं जब छात्र मुख्यमंत्री आवास और सीएम सम्राट चौधरी के बंगले के करीब पहुंचे तो पुलिस ने आपा खो दिया। छात्रों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गईं, उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई छात्र जमीन पर लेट गए, जिन्हें पुलिस घसीट घसीट कर गाड़ियों में ठूसती नजर आई। आपको बता दें, पटना पुलिस ने इस मामले में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। 500 अज्ञात उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अब कोचिंग संस्थानों, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर की भूमिका की भी जांच कर रही है कि कहीं भीड़ जुटाने के लिए फर्जी अफवाहें और प्रायोजित प्लानिंग तो नहीं की गई थी। वहीं दिल्ली और पटना के अलावा देश का कोई भी कोना इस सियासी जंग से अछूता नहीं रहा। आपको बता दें, हैदराबाद के तेलंगाना में हालात बेकाबू हो गए जब कांग्रेस एमएलसी वेंकट मालूर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर घुसने की कोशिश करने लगे। दोनों पक्षों के बीच सीधे सड़क पर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी तक की गई। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का घेराव कर लिया, जिसे तितर बितर करने के लिए पुलिस को तेज धार वाली वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर बैरिकेडिंग की गई। वहीं मुंबई के गांधी भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर निगरानी बढ़ा दी तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भी छात्र परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर आए। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक तरफ जहां नीट पेपर लीक को लेकर भंवरकुआं चौराहे पर सैकड़ों युवाओं ने बिना अनुमति के विशाल धरना प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक अलग ही बवाल खड़ा हो गया। दरअसल डीएवीवी के एमएड थर्ड सेमेस्टर के छात्रों ने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि शिक्षिका ने पूरे सत्र में इस विषय की एक भी क्लास नहीं ली। सिलेबस पूरा न होने के कारण छात्रों ने परीक्षा देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन शिक्षिका ने उन पर परीक्षा देने का भारी मानसिक दबाव बनाया। जब छात्रों ने परीक्षा नहीं दी तो उन्हें विषय में सीधे फेल कर दिया गया। तो देखा आपने, ये है देश की वर्तमान तस्वीर। नीट यूजी पेपर लीक का ये जिन अब बोतल से बाहर निकलकर पूरे देश को अपनी चपेट में ले चुका है। एक तरफ जहां लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका है, तो वहीं सड़कों पर पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले झेलने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के दफ्तरों पर पत्थरबाजी करने में व्यस्त हैं।
ऐसे में सवाल है कि क्या छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, या फिर यह मुद्दा इसी तरह राजनीति की बलि चढ़ता रहेगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। देश के सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाला राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज बड़ी खबर सामने आई। जी हां, इंदौर के मशहूर ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को मिली जमानत को सिरे से खारिज करते हुए उसे 3 सप्ताह के भीतर हर हाल में सरेंडर करने का बड़ा हुक्म सुना दिया है। मेघालय सरकार की याचिका पर आया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आते ही इस बहुचर्चित हत्याकांड की परतें एक बार फिर पूरे देश के सामने खुल गई हैं। आपको बताते चलें, शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून मनाने गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की संदिग्ध हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी समेत कई लोगों को हत्या और साजिश का आरोपी बनाया गया था। जब हाईकोर्ट ने सोनम को जमानत मिल गई तो इसके खिलाफ मेघालय सरकार ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने अपनी पक्ष रखते हुए साफ कहा कि सोनम को मिली जमानत पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में छोटी सी इंसानी चूक हो गई थी। सरकार ने कहा कि इतनी मामूली सी लिखा पढ़ी की गलती के आधार पर किसी इतने संगीन हत्या के आरोपी को जमानत पर बाहर करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। अगर उसकी जमानत बरकरार रही तो आरोपों के कानून की गिरफ्तारी से फरार होने का भी अंदेशा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने का अंतिम फैसला सुनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब सोनम रघुवंशी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। अदालत के आदेश के मुताबिक उसे अगले 3 हफ्तों के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना ही होगा। फिलहाल इसी हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में लगातार जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े संदेश ने साफ कर दिया है कि संगीन अपराधों में कानूनी दावपेच या बयानबाजी गलतियों के सहारे जेल से लंबे समय तक बच नहीं सकता। अब देखना यह होगा कि 3 हफ्ते के भीतर सोनम का सरेंडर कैसे होता है और ट्रायल कोर्ट से इस मर्डर मिस्ट्री का क्या अंतिम फैसला निकलता है। जाहिर है, नीट पेपर लीक का यह मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रहा, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी दिन रात की मेहनत और इस देश के लोकतंत्र की साख का सवाल बन चुका है। एक तरफ जहां सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़े कानूनों के जरिए भरोसा जीतने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर उतरा आक्रोशित युवा और विपक्ष सीधे जवाबदेही और इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। वहीं दूसरी ओर कानून की चौखट पर सोनम रघुवंशी का सरेंडर हनीमून मर्डर केस में इंसाफ की नई उम्मीद बनकर सामने आया है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी बड़ी खबर और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।